तो दोस्तों सारा सब लोग एक और न्यू वीडियो के अंदर में थंबनेल लेके तुम लोग इतना अंदाजा लगा सकते हो कि आज हम लोग एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि है बियॉन्ड द टाइम्स केस। यस, ये हमारे नेगेटिव मॉडल के अंदर ही बिलोंग करने वाला एक दूसरा नवा सीरीज है एंड ये दोनों क्या कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स ये दोनों कनेक्टेड है। लास्ट के दौरान शूकिंग के साथ में वांगली मिलता भी है और वो नॉवल की एंड की बात है, अभी के दौरान की नहीं। फिलहाल जिन लोगों ने भी सीरीज को नहीं देखा जाके एक बार चेकआउट कर लो। 8 एपिसोड से हुए बहुत ही बवाल चीज चल रही है एकदम। एंड इसी कारण से मैंने इसके नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया एंड नॉवेल्स में भी मुझे इंटरेस्ट आने लगा। इस वजह से सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ में शेयर किया जाए। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो अभी कमेंट में बता दो ताकि हम लोगों को अभी से ही मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन नॉवल को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इसे प्रोड्यूस कर रहा है हमारा यूके एनिमेशन, जिस वजह से वो लोग दबा के कॉपीराइट एंड ब्लॉक्स वगैरह मारते रहते हैं और मेरी इस वीडियो के ऊपर मैं किसी भी तरीके का खमियाजा ना भुगतना पड़े, जिस वजह से मैं दूसरे दंगवास के कैरेक्टर्स को भी इसके अंदर में चिपका दूंगा ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो एल्गोरिदम को और इस वीडियो को छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर में बियॉन्ड द टाइम्स के कैरेक्टर्स के इमेजेस को बिल्कुल ही यूज नहीं करूंगा, यूज करूंगा लेकिन जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। उसके ऊपर में काफी सारे छींक छाक वगैरह होंगे ताकि उसे पहचाना ना जाए, लेकिन तुम लोग आराम से पहचान लोगे। तो ये मिक्स तुम्हें देखने को मिलेगी। तो तुम लोग प्लीज कमेंट में मत बोलना कि ये कैरेक्टर इसमें कहाँ से आ गया। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी अब तक हम लोग को बियॉन्ड द टाइम्स गेस की यहाँ तक दिखाई गई जब शू किंग हम लोग का मिस्टर ली का बदला ले चुका था उनके सभी विलन्स को मारकर एंड वो फाइनली यहाँ पर वज्रा सेट के साथ में भी पंगे ले लेता है। इस दौरान उसने वज्रा सेट के पैट्रिया को दूसरी जगह पर फंसाकर खुद ही वज्रा सेट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिस वजह से अब वज्रा सेट का जो पैट्रियाक है एंड हम लोग का शू किंग इन दोनों के बीच में अब फ्लूइड बन चुका है। मतलब इन फ्यूचर वज्रा सेट का जो पैट्रियाक है वो जरूर शू किंग को मारने का ट्राई करेगा, जिस वजह से शू किंग अब यहाँ से भाग चुका है काफी सारे खजाने को लूट कर। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया गया कि शू किंग हमारा एंटर करता है एक टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर में, जहाँ से वो टेलीपोर्ट करके जा रहा था एक दूसरे कंट्री या फिर सिटी भी हम लोग उसे कह सकते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड हम लोग का वही एंड हो गया। तो अब आगे इस दौरान नॉवेल्स के अंदर में हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक दूसरे बड़े से आइलैंड का। इस आइलैंड का नाम हमें साउथ कॉन्टिनेंट ऑफ फीनिक्स देखने को मिलता है। ये काफी बड़ा आइलैंड है, इसके ऊपर में कई सारे माउंटेन्स वगैरह एंड एक फॉरबिडन रीजन भी देखने को मिलता है। एक्चुअली में ये जो पूरा पूरा आइलैंड है एक ओवल शेप में है एंड इसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक काफी लंबा चौड़ा एक माउंटेन रेंज है, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह। और ये जो माउंटेन रेंज है ये इस बड़े से आइलैंड को दो हिस्सों में भाग देता है। एक तरफ में है फॉरबिडन रीजन जिस तरफ में कई सारे म्यूटेजेंट्स और म्यूटेंट बीस्ट वगैरह पाए जाते हैं एंड दूसरी तरफ में लाइवलीहुड है, यानी कि लोग रहते हैं। लोग वाला जो पोर्शन है वो काफी छोटा है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द आइलैंड एंड ये जो हम लोग का 70% है वो सिर्फ और सिर्फ बीस से भरा हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि वो जो 30% है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसके अंदर में भी कभी कभी फॉरबिडन रीजन से कुछ म्यूटेशंस वगैरह उधर चले आते हैं एंड उसके ऊपर में हमला कर देते हैं। एक सिंपल भाषा में समझ लो, ये जो माउंटेनियस रीजन के पास जो लाइवलीहुड है वहाँ पर एक बड़ा सा सेक्ट है जिसका नाम है सेवन ब्लड आइज सेक्ट एंड यही पूरा का पूरा यहाँ के जो लोग वगैरह उन लोगों को कंट्रोल करता है। इसके आउटर रीजन्स की तरफ में वहाँ पर उनका कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं है, जिस वजह से ये जो म्यूटेजेंट्स एंड बीस्ट वगैरह है ये उस आउटर रीजन के ऊपर में हमला करके वहाँ के कुछ लोगों को मार देते हैं। बट स्टिल ये फॉरबिडन रीजन से थोड़ा सा सेफ है। इसके बाद और भी ज़्यादा अगर डेप्थ्स में जाओ तो वहाँ पर हमारे जो ब्लड आइस सेट के लीडर्स वगैरह हैं उन्होंने एक बैरियर को क्रिएट कर रखा है, जिस वजह से ये जो बीस्ट है वो उसके अंदर में कभी भी नहीं जाते एंड वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसी बीच हमें सीन दिखाया जाता है एक सिटी का। ऑफ कोर्स ये वही सिटी था जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया था। इसका नाम है सेवन ब्लड आइस कैपिटल। यहाँ के कैपिटल के अंदर में टेलीपोर्टेशन एरे नहीं है बल्कि कई सारे टेलीपोर्टेशन एरे हैं एंड हर मिनट हर सेकेंड्स के अंदर में यहाँ पे कोई ना कोई लोग आता है एंड जाते रहता है। मतलब ये जो टेलीपोर्टेशन एरे है ये हमेशा यहाँ पर बिजी रहता है। इसी बीच यहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन एरे चमकता है एंड उसके अंदर से एक कल्टिवेटर बाहर आया, जो कि मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा। ये हमारा शू किंग था। शू किंग की हालत ख़राब थी बट स्टिल उसके अंदर में एंट्री मिल जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे सोचता है कि आखिर मुझे जाना कहाँ पर चाहिए। तभी सडनली उसने देखा कि कुछ और भी न्यू लोग वहाँ पे एंटर किए थे, जो लोग एक सर्टेन रीजन की तरफ में जा रहे थे एंड उस एरिया की तरफ में जाते हुए वो सभी एक लाइन को क्रिएट कर रहे थे। मतलब सब लोग लाइन में लगते हैं ना किसी चीज़ को लेने के लिए, उस तरीके से लाइन में लग रहे थे। तो शू किंग भी उस चीज़ को ज़्यादा समझता हुआ नहीं है बल्कि चुपचाप जाके लाइन में लग जाता है। लाइन में लगने के बाद उसने नोटिस किया कि सामने में दो लोग बैठे हुए थे, एक लड़की थी एंड एक लड़का था। लड़का काफ़ी ज़्यादा सुस्ता रहा था, देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो कामचोर है, मतलब काम नहीं करना चाहता। एंड दूसरी जो लड़की थी वो वहाँ पे इंस्पेक्शन टाइप की कर रही थी। मतलब जो भी बाहर के फॉरेन कल्टिवेटर्स इसके अंदर में एंटर किए उनका नाम, एड्रेस, पुराना पास्ट वगैरह इन सभी डिटेल्स को लेकर एक जेट स्लिप में डाल देती है, जिसके अंदर में सर्टेन क्रेडिट्स मिलते हैं एंड उसके बाद ही वहाँ के लोग उस सिटी के अंदर में ऑफिशियली एंटर कर पाएंगे एंड रह पाएंगे। इस बीच यहाँ पे सभी लोगों को एक एक करके उस लड़की ने जैसे ही चेक कर लिया तो लास्ट में शू किंग की बारी आती है।
तो शू किंग के पास में जेट स्लिप नहीं था एंड उसे पता भी नहीं था कि जेट स्लिप होता क्या है, जिस वजह से उस लड़की ने जो जो चीज़ें पूछी तो शू किंग उसे चुपचाप बता देता है। एंड इसी दौरान शू किंग ने वो मेलोडियन को भी निकाल को दे दिया, जो कि उसे पास्ट में, तुम्हें याद होगा, फॉरबिडन जोन के अंदर में एक आदमी अचानक से लेके चला था, उसी मेलोडियन को उसने उसे दिखाया, जिसे देखने के बाद वो लड़की उसे एक जेट स्लिप नहीं देती बल्कि चुपचाप उसके अंदर में कुछ क्रेडिट्स को पास करके वो कहती है तुम जा सकते हो। तो वहाँ पे शू किंग ने टाइम के लिए पूछा कि उसे जेट स्लिप क्यों नहीं मिला, तो वहाँ पे उस लड़की ने बताया कि तुम्हारे पास में मेलोडियन है, जिसका मतलब तुम यहाँ के ऑफिशियल सेट के डिसाइपल बनने के लिए कॉम्पिटिट करने आए हो, तो तुम्हें यहाँ पे जेट स्लिप की जरूरत नहीं है। इसकी मदद से तुम यहाँ पे कहीं पे भी जा आ सकते हो, क्रेडिट्स की वजह से तुम कुछ भी खरीद पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हें एक्सेस है कि तुम कल्टीवेशन रिसोर्सेज तक खरीद सको। लेकिन उससे पहले तुम्हें जाकर उस असेसमेंट को पास करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम इस 7 ब्लड आइस सेट के एक डिसाइपल बन पाओगे। उसे पास करने के बाद तुम्हें जो करना है वो करो। इस लड़की ने इन सभी बातों को काफी ज्यादा हम्बल वे में शू किंग को समझा दिया। शू किंग इन बातों को सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है एंड आगे सिटी की तरफ में जाने लगा। इसी दौरान उसके बगल में वो जो लड़का बैठा हुआ था, सुस्ता रहा था, वो सडनली पूछता है इस लड़की से कि आखिर तुम इस लड़की के ऊपर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, मतलब तुम कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही एंड इससे इतनी अच्छी से तुमने समझाया। तो यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि किसी किसी के साथ में हम्बल होना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लड़का आगे चल के काफ़ी काम का आने वाला है, मतलब इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है ग्रो करने की, जिस वजह से अगर ये इन फ्यूचर कुछ बनता भी है तो मेरे हम्बल बिहेवियर की वजह से मुझे भूलेगा नहीं, हो सके कभी मेरा ये काम आ जाए। जिसके बाद वो लड़का इसके ऊपर में कुछ ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो चुपचाप वापस सुस्ताने लगा एंड वो लड़की एक एक करके सभी लोगों को इंस्पेक्ट करने लगती है। इसी दौरान हम लोग का शू किंग फाइनली सिटी के अंदर में एंटर कर चुका था एंड उसने कुछ ऐसा माहौल देखा जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सारी ज़िंदगी साइवेंजर्स के रूप में रहा है, मतलब बस हंट करो, खाओ पियो और एक छोटे से गांव में ज़िंदगी काट दो। लेकिन जब वो इस सिटी में एंटर करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने सारे लाइट्स लगे हुए कि रात को अगर जला दो तो दिन की तरह उजाला हो जाए, फाउंटेन्स, बिल्कुल साफ सुथरा लोग, साफ सुथरी जगह, कई सारे स्टॉल्स, खाने पीने की चीज़ें, और तो और लोगों ने जो कपड़े पहने थे उनसे लग रहा था कि वो रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हो, मतलब यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे। इन चीज़ों को देखकर शू किंग फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि वो इन इनहैबिटेड से काफ़ी दिनों से नहीं मिला एंड वो सारी ज़िंदगी स्लम्स में ही रहा था, जिस वजह से उसके लिए एक भव्य नज़ारा था। इस दौरान वो सिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था एंड जब वो इस सिटी में एंटर किया था तब ऑलमोस्ट आफ्टरनून था। एक्सप्लोर करते हुए ये जो पूरा माहौल था बिल्कुल शांत हो गया एंड शाम होने को आई। अब जब शाम होने लगा तो शू किंग ने सोचा कि सबसे पहले कोई एक इन ढूंढा जाए, मतलब एक छोटा सा होटल टाइप का जहाँ पर वो रहकर एक रात को बिता सके, क्योंकि भले ही कितना ही सुंदर ये सिटी क्यों ना हो, लेकिन हो सके कि रात में कहीं यहाँ पे कुछ खतरा मंडराता हो या फिर शू किंग के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, जिस वजह से वो एक होटल ढूंढना शुरू कर देता है। शू किंग यहाँ पे जब एक एक करके होटल्स को ढूंढना शुरू किया था, उसे जल्दी मिल नहीं रहा था एंड ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट रात हो चुका था। सभी के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, कई जगहों पर लाइट्स भी बंद हो चुकी थी, लेकिन स्टिल जो लाइट्स जल रही थी उनसे काफ़ी ज़्यादा उजाला था। इस दौरान शू किंग थोड़ा सा पैनिक होता हुआ ढूंढना शुरू किया एंड उसे फाइनली एक इन वहाँ पे नजर आता है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके सामने में एक ओल्ड मैन भी था। शू किंग उस तरफ में बढ़ना शुरू किया काफ़ी तेज़ी से, तभी सडनली उसे वहाँ पर एक अजीब टाइप की ब्लडी स्मेल सुनाई दी, लेकिन उस दौरान वो उस पे ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि फिलहाल उसके लिए इनके अंदर एंटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस तरफ में जा रहा था तभी सडनली वहाँ पर एक चीखने की आवाज़ आती है जो कि एक औरत की थी। इसके साथ ही उसके पीछे में कुछ गुंडे पड़े हुए थे एंड इस दौरान यहाँ पे शू किंग को पता चला कि वो गुंडे उस औरत से क्रेडिट पॉइंट्स छीनना चाहते हैं, उसे मारकर या फिर उसके साथ में ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पक्का लगा था कि वो लोग कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं होता। इस दौरान उस लड़की ने यहाँ पे शू किंग की तरफ में पॉइंट करके चिल्लाया ताकि उससे लगे, मतलब वो जो विलन है उन्हें लगे कि शू किंग उनके साथ में है एंड शू किंग को भी वो इस चीज़ में फंसा ले, जिस वजह से शू किंग अगर एक पावरफुल कल्टिवेटर होगा तो उसे बचा लेगा या फिर दोनों मर जाएंगे। इस तरीके का उसका प्लान था, लेकिन वो लोग शू किंग के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते थे एंड वो लोग इस औरत के ऊपर में जा चुके थे। लेकिन सडनली वहाँ पे वो जो लोग थे वो कुल मिला के 8 थे एंड उनके बीच में एक लीडर था जिसने शू किंग को देखा एंड उसने सोचा कि क्यों ना इसे भी रॉब कर लेते हैं, मतलब इसके पास में भी जो क्रेडिट पॉइंट्स है उन्हें छीन लेंगे हम। जिसके बाद वो शू किंग के ऊपर में हमला कर दिया। डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि उसने उसे बोला कि तुम अपने क्रेडिट पॉइंट्स हमें दे दो, लेकिन शू किंग वहाँ पे ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। इस चीज़ को देखकर वो जो 8 लोगों का ग्रुप था वो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए, यहाँ तक कि उस लीडर ने बोला कि अब हम तुमसे मार कर ज़बरदस्ती तुम्हारे क्रेडिट पॉइंट्स ले लेंगे एंड उन लोगों ने हमला भी कर दिया। और एक चालाकी देखो, ये औरत इतनी चालू है कि यहाँ पे शू किंग को इस चीज़ के अंदर में फंसा कर वो वहाँ से भाग निकली। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फाइट स्टार्ट हो रहा था उस दौरान तक वो लड़की रुकती नहीं है, बल्कि भागते हुए उस मोमेंट पर पहुंच चुकी थी कि शू किंग के साथ में इनकी फाइट होगी ना, तब तक वो गायब हो जाएगी, तुम बस देखते जाओ।
इसी दौरान जैसे एक कल्टीवेटर ने शोकिंग के ऊपर हमला किया तो शोकिंग काफ़ी आसानी से उसे हरा देता है, क्योंकि इन लोगों की कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी। ये लोग ऑलमोस्ट 5th या फिर 6th की कंडीशन के आसपास में थे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कल्टीवेशन से। जिसके बाद वो सभी एक एक करके हमला तो करते हैं, लेकिन शोकिंग उन सभी को एक एक करके मार देता है। इनफैक्ट लास्ट में जो 2 कल्टीवेटर्स बचे थे उन्हें वो एक साथ मार देता है। इसी दौरान ये लीडर जो था उसकी ये सभी चीज़ें देख के फट गई। वो यहाँ पे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो ग्रेड पॉइंट है वो तू ले ले, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन शोकिंग ने सोचा कि मैं एक नई जगह पर आया हूँ, अगर इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो हो सके इन फ्यूचर ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, एंड वो चाहता है कि प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। जिस वजह से उसने जड़ के अंदर में चक्कू मार दिया एंड वो भी वहाँ पर मर जाता है। जिसके साथ यहाँ पे 8 लाशों के ढेर पड़े हुए थे एंड यहाँ पर वो औरत पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। मतलब वो भाग गई थी, इतने मोमेंट तक वो रुक के देखती तक नहीं कि होता क्या है। यहाँ पर शो किंग उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि वो उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। भले उसने उसे प्रॉब्लम में फंसा दिया, लेकिन अगर वो उसके सामने होता तो शायद शोकिंग उसे भी मार देता। लेकिन जब वो यहाँ पर नहीं है तो शोकिंग उसका पीछा भी नहीं करना चाहता। इसी दौरान वो जो इनका दरवाज़ा खुला हुआ था उसके अंदर में वो जो ओल्ड मैन है वो यहाँ पर पहुँचता है एंड वो पहुँचते ही सबसे पहले पता है उसने जो बात कही ना, उसे सुन के तुम लोग पगला जाओगे। मैं तो खुद चैप्टर का नाम सुन के पगला गया था। उसने सिंपली बोला, क्या तुम मुझे ये 8 लाश बेचना चाहोगे? इस दौरान शोकिंग बहुत ज़्यादा चौंका। आखिर ये आदमी है कौन जो कि लाश खरीदता है, और वो भी क्या पर्पस है इसका? इस बारे में हम लोग कभी और जानेंगे। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता है। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो लाइक मारोगे और कमेंट मारोगे तो हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को भी जल्द से जल्द अपलोड करते रहेंगे। बाय द वे नेगेटिव मॉडल की भी वीडियो जल्दी आएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।